कल मुझे इथेरियम पे एक ट्रेड दिखा जिसमें मैं पूरा कॉन्फिडेंट था और मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया जिससे मैंने बहुत बड़ा कैपिटल डिप्लॉय किया। गलती ये रही कि मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना भूल गया और जब मैंने बाद में मार्केट को देखा तो पूरा का पूरा मार्केट यहाँ से क्रैश कर गया और एक गलती की वजह से इस ट्रेड का सारा कैपिटल मेरा दोस्तों 19 अक्टूबर 1987 का ब्लैक मंडे आप सभी को याद होगा। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस उस दिन आया था जिस दिन यूएस मार्केट ऑलमोस्ट 22% क्रैश किया था। ठीक वैसे ही आज के दिन भी मार्केट बहुत बेहतरीन तरीके से क्रैश किए हुए हैं, बहुत खतरनाक तरीके से क्रैश किए हुए हैं और आज के दिन को कहा जाता है ब्लैक मंडे। और आज के दिन को मैं ब्लैक मंडे क्यों कह रहा हूँ डिटेल में आपको समझाऊंगा। यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ग्लोबल मार्केट इतनी बुरी तरीके से क्यों गिर रहे हैं, क्या इसके पीछे का रीजन है, अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए, अगर आपका पोर्टफोलियो लाल है तो आपको क्या करना चाहिए, हर एक चीज मैं डिटेल में इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है तो मेरे पॉइंटर्स वाइड से हर एक चीज आपके लिए नोट करके रखिए ताकि आपको क्लीन एंड क्लियर चीजें पता चल सके और उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट को एनालाइज कर सको। ठीक है, और इसी के साथ मैंने एक कल ट्रेड लिया था, उस ट्रेड में मेरी क्या हालत हुई वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ट्रेड जब करते हो तो उसमें आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी करंट सिचुएशन में मार्केट का क्या हाल है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो सारे के सारे ग्लोबल इंडाइसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं और उस 5, 6, 7, 8, 12% तक के इंडाइसेस गिरे हुए हैं। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश किया है। गिफ्ट निफ्टी तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का क्रैश दिखा रहा था, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का क्रैश निफ्टी अभी दे ही रहा है। तो 4 से 5% इंडाइसेस गिरे हुए हैं और इसी के साथ सारा ग्लोबल मार्केट क्रैश कर रहा है। और अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करोगे तो क्रिप्टो मार्केट की अगर यहाँ पे जितने भी कॉइन्स आप देखोगे 10% बिटकॉइन गिरा है, 20%, 18%, 21%, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर रहे हैं। अब क्रैश तो आज ठीक है कर रहे हैं, मिडनाइट में मार्केट क्रैश किया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कल का ट्रेड बताता हूँ। उस ट्रेड से आपको ट्रेड करते वक्त क्या गलती नहीं करनी है वो समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अपना जो कल का ट्रेड लिया था मैंने कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया था जहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस बुक किया। ऑलमोस्ट यहाँ पे जब मार्केट फॉल किया मैंने जब देखा तो ऑलमोस्ट $5000 से ऊपर का मेरे को लॉस हुआ था क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिखा और मेरी बहुत बड़ी गलती थी। बट स्टिल मार्केट ने मेरी गलती को सुधारने का मौका दिया, एक पुल बैक दिया और एग्जैक्ट इस पुल बैक में एग्जिट कर गया क्योंकि मेरे को ब्रेकडाउन दिख रहा था और मेरे को इंडिकेशन मिल रहा था कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकता है और ऐसा ही हुआ। पूरा का पूरा मार्केट यहाँ से क्रैश किया और अगर मैं उस पोजीशन को एग्जिट नहीं करता, टाइम से नहीं काटता क्योंकि मैंने इवन स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था तो मेरा पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता था और मेरे को काफी बड़ा यहाँ पे लॉस फेस करने को मिल सकता था। तो अगर आप अपने ट्रेड प्लान करते हो तो अपने ट्रेड्स में हमेशा जो स्टॉप लॉस है काफी छोटा रखा करो ताकि आप अपने ट्रेड्स में बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर कर पाओ। और इस ट्रेड में मैंने ऑलमोस्ट $2600 का लॉस लिया था और ये $2600 का एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ शेयर लिंक। देखो मेरा एंट्री प्राइस है, मैंने एग्जिट कहाँ पर कर दिया जब मैंने लॉस छोटा लिया। अब जब आप लॉसेस को छोटा लेते हो तो आपका हमेशा बड़े प्रॉफिट सिक्योर रहते हैं। यहाँ पर देखोगे $4000, $6000, $5000 बैक टू बैक जो प्रीवियस 3 ट्रेड्स हैं इसमें प्रॉफिट बना था। और अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लेता है, लॉस को बुक नहीं करता तो हो सकता था प्रीवियस 3 ट्रेड्स का मेरा सारा का सारा प्रॉफिट एक ट्रेड में चला जाता। तो छोटे लॉसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेने आने चाहिए, लॉसेस बुक करने आने चाहिए अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो, मार्केट में जेन्युइनली बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो। और ये सारे ट्रेड्स मैं डेल्टा एक्सचेंज पे करता हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो मैं आपको सीधा एक्सेस दे दूंगा अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जहाँ पर मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो प्लान्स होता है, जो भी एनालिसिस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए मैं शेयर कर देता हूँ। इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब समझते हैं कि एग्जैक्ट रीजन क्या है कि पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट है बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर निकल के आता है वो है बिगेस्ट रीजन इज ट्रेड वॉर 2.0। इसको क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले जो यूएस की टैरिफ पॉलिसीज है ये बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इंपोज की जा रही है ट्रम्प के थ्रू। अब 6 अप्रैल को उन्होंने अनाउंस किया था कि ऑलमोस्ट 10% का टैरिफ लगाया जाएगा हर एक इंपोर्ट्स पे। कुछ कंट्रीज पे जैसे कि चाइना पे ऑलमोस्ट 34% तक का टैरिफ इंपोज कर देगा जो कि बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल टैरिफ मतलब क्या होता है इसको समझा देता हूँ। कोई चीज़ फॉर एग्जांपल अभी तक 1 करोड़ की कोई गाड़ी बिक रही थी, अगर ट्रंप ने इंडिया से आने वाले ऑटोमोबाइल्स पे 34 या 35% का टैरिफ लगा दिया तो अब वो गाड़ियां 1,34,00,000 में बिकने लग जाएंगी। तो ये सीधे सीधे क्या होगा कि वहां पे वो जो गाड़ी अभी तक लोगों के लिए अफोर्डेबल थी वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो अभी तक जो गाड़ियां इंडिया की वहां बिक रही थी अब वो बिकना बंद हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबल लेवल पर बिजनेसेस के अंदर। ठीक है,
इससे क्या हुआ, दुनिया भर में बिजनेस टेंशन आ गया एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कॉस्ट बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि टैरिफ जब लगेगा, अभी तक जो 100 रुपये की चीज़ बिक रही थी अब वो 150 पे चली जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, हर एक चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिजनेसेस को लॉस होगा और यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएगी। और इससे क्या है ना, इन्वेस्टर जो अभी तक इन्वेस्ट कर रहे थे मार्केट्स के अंदर, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। इसको बोला जा रहा है ट्रेड वॉर 2.0। अब 2.0 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2018 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे ये ट्रंप का नेचर है, ये टैरिफ को इम्पोज करता है भाई, ये अपनी पावर दिखाना चाहता है कि मैं सुपर पावर हूँ, हर एक कंट्री के ऊपर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि डॉलर डोमिनेट करता है, इसीलिए इसको 2.0 कहा जाता है। क्योंकि जब इन्होंने 2018 में भी टैरिफ को इम्पोज किया था, उस समय मार्केट ने भी कुछ इसी तरीके का एक्ट किया था, उस समय भी मार्केट भी कई बुरी तरीके से गिरे थे और अभी वापस से गिर रहे हैं। तो इसीलिए बिगेस्ट रीजन है कि जो टैरिफ वॉर चल रहा है और ट्रेड वॉर 2.0। सेकंड रीजन है रिटेलिएशन एंड ग्लोबल फियर। अब देखो, जब टैरिफ वॉर चल रहा है ना, हम इसको टैरिफ वॉर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक देश अगर दूसरे देश पर टैरिफ इंपोज करता है तो दूसरा देश अगर वो पावरफुल है वो चुप नहीं बैठता है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए हर कोई लड़ाई लड़ता है यहाँ पे। तो इसीलिए दूसरे देश से भी कहीं ना कहीं इसके हमको रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। सो इससे क्या होता है, जब यूएस हैवीली टैरिफ लगाएगा तो कोई भी कंट्रीज चुप यहाँ पर नहीं बैठेगी, वो भी अपनी तरफ से यूएस पर टैरिफ इंपोज करेगा। चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पे रिटेलिएशन की वार्निंग दे दी कि भैया अगर तुम हम पे लगाओगे तो हम भी तुम पे लगाएंगे, ऑलरेडी आपने देखा होगा, कई सारी न्यूज़ आ चुकी है। जापान और यूरोप ने भी अपनी पॉलिसीज़ के अंदर कई सारे फेरबदलाव उन्होंने करने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि उन्होंने जो टैरिफ अभी यूएस पर लगाते थे, अगर यूएस और ज़्यादा उन पर टैरिफ लगा रहा है तो वो भी अपने टैरिफ को इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद आता है कि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका चाइना पर, आपको जापान के अंदर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। जो निकाई इंडेक्स है जापान का, ऑलमोस्ट 8% क्रैश कर गया। अब इससे क्या है ना, इससे जो बड़े इन्वेस्टर है उनको ये दिख रहा है कि अगर ये ऐसी टैरिफ वॉर चलता रहा तो दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है और इसका भी इन्वेस्टर को खतरा है, और इसीलिए ये मार्केट से अपना पैसा भी निकाल रहे हैं। तीसरा रीजन यहाँ पे है क्रिप्टो मार्केट्स का क्रैश होना। क्रिप्टो मार्केट का क्रैश रीजन कैसे बन गया, देखो ट्रंप साहब और एलन मस्क दोनों की जोड़ी बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा फंडिंग हुई है तभी प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और आपने देखा कितना एक दूसरे के लिए उनका सपोर्ट है। अब इनका विजन था क्रिप्टोज का एक रिजर्व बनाना, और बहुत सारे क्रिप्टोज के लिए प्लानिंग थी, और इवन प्रो क्रिप्टो है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब। तो उन्होंने जिस तरीके से क्रिप्टोज को एक्सपोजर दिया, क्रिप्टोज के लिए उम्मीदें दी है, तो क्रिप्टोज को बूस्टअप करना चाहिए, बट स्टिल क्रिप्टोज क्या है, क्रैश कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे बिटकॉइन है जो ऑलमोस्ट यहाँ से अभी करंट प्राइस में 75,000 तक आ चुका है क्रैश करके, और अभी और सारे क्रिप्टोज की बात करें तो यहाँ पर देखो सारे क्रिप्टोज अभी 15-20% तक का क्रैश यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम को स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इथेरियम का प्राइस ऑलमोस्ट 60% तक का क्रैश कर सकता है ये बताया। अब इसका रीज़न क्या है कि इथेरियम के अंदर हाल ही में बाइबिट के अंदर इथेरियम में हैक हुआ था। अब उस हैक में ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर के इथेरियम को हैक कर लिया था हैकर्स ने, नॉर्थ कोरिया के आई थिंक हैकर थे, उन्होंने हैक कर दिया था। अब जब हैक कर दिया है तो वो धीरे धीरे बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इथेरियम का प्राइस अभी 1400-1500 के आसपास आ चुका है क्रैश करके। सो इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सारे जो मार्केट है नॉन स्टॉप गिर रहे हैं। और इसको देखकर क्या लग रहा है ना, इन्वेस्टर जो है क्रिप्टोज के अंदर जो अपना प्रॉफिट है वो बुक करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। ऐसे मार्केट से हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेगा जो मार्केट काफ़ी मतलब अनसर्टेन है, क्योंकि वहाँ पर सर्टेनिटी है ही नहीं। फ्यूचर जो एजम्पशन दी गई थी, जो प्रेडिक्शन दी गई थी, जो कहा गया था कि हम बिटकॉइन के लिए ऐसा करेंगे, क्रिप्टोज के लिए ऐसा करेंगे, वो सारी चीज़ें अभी इंपोज होती हुई नहीं दिख रही हैं, है ना। इवन उसके ऊपर से टैरिफ ज़्यादा इंपोज किया जा रहा है, तो क्रिप्टोज के लिए उतना कुछ अभी हो नहीं रहा है। तो क्रिप्टो मार्केट भी यहाँ पे क्रैश करते हुए दिख रहे हैं। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बना हुआ है। चौथा रीज़न है मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर। अब ये आपको बहुत डीप समझने की जरूरत है। इस प्रेशर की वजह से क्या इफेक्ट कर रहा है, ग्लोबल मार्केट, क्रिप्टो, इक्विटी, सारे मार्केट में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वॉर का टेंशन है। अब देखो, एक देश अगर दूसरे देश पर लगातार टैरिफ इंपोज करेगा, किसी की कंट्री की अगर इकोनॉमी से खराब होती है, खत्म होती है इकोनॉमी, मतलब ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाती है, तो वो देश क्या करेगा? आज के टाइम पर हर एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करता है, और न्यूक्लियर वेपन्स इसीलिए रखे हुए हैं कि आने वाले टाइम में जब उसको जरूरत पड़ेगी ना, वो उसका यूज करेगा। और अगर किसी देश की इकोनॉमी खराब होती है, इकोनॉमी एकदम ब्रस्ट कर जाती है, वो कंगाल हो जाते हैं, उनकी ऐसी तैसी हो जाती है, तो वो क्या करेगा? सिंपल, उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है कि भैया जिसने मेरे को बर्बाद किया मैं उसको बर्बाद करके छोड़ूंगा। तो सेम चीज, ग्लोबल वॉर का टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ट्रंप साहब के आपने ट्वीट्स देखे होंगे, किस तरीके के वो ट्वीट्स लिखते हैं। वो डायरेक्ट धमकी देते हैं सीधा अपने ट्वीट्स के अंदर, और उनका जो बिहेवियर है अदर कंट्रीज के लिए
वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, यहाँ पर भी ऐसा कुछ सर्टेन चीज़ें है नहीं, कुछ स्टेबिलिटी है नहीं। जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने तो अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दे, एक परफेक्ट रीजन बना दे कि आने वाले टाइम में हो सकता है ग्लोबल एक वर्ल्ड वॉर भी आपको देखने को मिल जाए। तो ये टेंशन भी अभी ग्लोबली चल रहा है दोस्तों। इसके बाद एक और सबसे बड़ा रीजन आता है मार्केट की साइकोलॉजी एंड स्पेकुलेशन। देखो ये इसलिए सबसे बड़ा रीजन है, जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है, मार्केट भाग रहा होता है ना, लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ग्रीड आ जाता है। तो मतलब ब्लाइंडली लोग मार्केट के अंदर पैसा डालते रहते हैं और ओवर वैल्यूड चीज़ों में और ज़्यादा पैसा डालता है। लेकिन जब मार्केट क्रैश कर रहा होता है, करेक्शन में आता है, तो लोग एक साथ पैनिक होते हैं, डर आता है, तो एक साथ लोग बेचते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी ने टॉप पर बाय किया, हो सकता है किसी ने थोड़े बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन एकदम से उसका मार्केट क्रैश कर गया। तो वहाँ पर हर कोई जो नया इन्वेस्टर आता है मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रहा होता है और जब मार्केट में ओवर वैल्यूड हो जाता है, मार्केट बहुत बुलिश दिख रहा होता है, तो लोग दबा के पैसा डालते हैं। और जब भी मार्केट थोड़ा सा सेल ऑफ दिखाता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता है, लोगों के पोर्टफोलियोज लाल होने लग जाते हैं। और जहाँ पर लोग के पोर्टफोलियो लाल होने लग जाते हैं, वहाँ पर एक लिमिट होती है हर किसी के झेलने की। और जैसे ही उस झेलने की लिमिट से प्राइस क्रॉस कर जाता है या पोर्टफोलियो और डाउन होने लग जाता है, तो लोग हैवीली क्वांटिटी से अपनी पूरी की पूरी पोजीशन का एग्जिट करना चालू कर देते हैं, जो कि मुझे आज देखने को मिला। आज मैं इंडियन ब्रोकर्स के अंदर जब देख रहा था, जब हम भी कुछ क्वांटिटीज को एग्जिट कर देते, तो मैंने देखा कि वहां पर सारे के सारे ब्रोकर ग्लिच करते हैं, लैग करते हैं। और इंडियन ब्रोकरिंग सिस्टम का यही एक मेरे को सबसे ज़्यादा कमजोरी दिखती है कि ये बड़े कभी डिजास्टर के लिए, बड़े जब भी बड़े गैप अप गैप डाउन होते हैं, तो ये सारे के सारे जो ब्रोकर्स हैं ग्लिच कर जाते हैं, लैग कर जाते हैं। आप लोगों के साथ भी आज ये प्रॉब्लम हुई, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो इससे क्या है कि जब लोग पैनिक सेल करते हैं तो मार्केट की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा डर में आते हैं, मार्केट में बहुत तगड़ा सेल ऑफ आपको कंटिन्यूस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी लॉस में है, तो मार्केट में सेलिंग आ रही है, लोग माल बेच रहे हैं। दूसरा, मार्केट को लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो बुलिशनेस, जो बुलिश व्यू होता है लोगों का, वो बहुत कम होता है, सारे के सारे लोग नेगेटिव टर्न आउट हो जाते हैं, तो मार्केट और तेजी से क्रैश करने लग जाता है। और क्रिप्टोज में तो ये खास कर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग क्रिप्टोज के अंदर ओवर लेवरेज लेके काम करते हैं। मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है, यू कैन गो अप टू द लेवरेज ऑफ 25x, उससे ऊपर कभी मत जाओ। 5x, 10x, 15, 20x बहुत है, 25x मैक्स टू बैक। लेकिन लोग 50x, 100x, 200x मार्जिन यूज करके काम करते हैं, 1000 रुपये लाए 2 लाख का ट्रेड ले लेंगे, तो ओवर लेवरेज होता है। और जब मार्केट क्रैश करता है तो उनकी पोजीशन लिक्विडेट होती है, ब्रोकर ऑटोमेटिकली उनको बाहर निकालता है। और जब ब्रोकर कंटिन्यूसली सबको बाहर निकालता है तो काफी तेजी से प्राइस फॉल करता है ना। स्पेकुलेशन ज्यादा है और फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मार्केट और तेजी से यहाँ पे क्रैश करता है और लोगों की साइकोलॉजी यहाँ पे बिगड़ती है। अब यहाँ पे छठे रीजन की बात करते हैं, एलन मस्क का यूएस गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस और डोज का इम्पैक्ट। अब देखो इंडिया के अंदर क्या होता है, जब भी अडानी की बात आती है तो किससे जोड़ देते हैं, बीजेपी से, मोदी जी से। तो ये इंटरफेरेंस लोगों को पसंद नहीं आता कि एक बिजनेसमैन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोमिनेट करे या उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करे। सेम चीज़ यूएस के अंदर हो रहा है। यूएस के अंदर क्या है, आप सभी को पता है, एलन मस्क ने काफ़ी ज़्यादा फंडिंग किया था, तभी जो इलेक्शन कैंपेन हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग किया, तभी जो ट्रंप है वो प्रेसिडेंट बने। जब प्रेसिडेंट बने तो डोज ऑफिस का एक इन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया। अब डोज क्या है, आप सभी को कॉइन है, लेकिन ये है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसका हेड किसको अपॉइंट किया गया है, एलन मस्क को। अब करना ही पड़ेगा क्योंकि फंडिंग हुई है एंड वो चाहता भी है कि मैं इसका हेड बनूं। उसके बाद जब इन्होंने क्या किया, क्लियरिफाई किया कि लोगों को लगा कि यार भैया जिन्होंने जो डोज डिपार्टमेंट बनाया है, ये पॉपुलर जो कॉइन है डोज कॉइन, उसके नाम पर बनाया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में डोज कॉइन जो है वो बूस्टअप करेगा। लेकिन एलन मस्क आते हैं और क्लियरिटी देते हैं कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, डोज कॉइन से लेकर हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि डोज कॉइन को एलन मस्क की वजह से लोग जानते हैं और डोज कॉइन को एलन मस्क ने ही प्रमोट किया हुआ था। इसके बाद से क्या हुआ, पूरा का पूरा जो डोज कॉइन है, यहाँ पर आप देखोगे क्रैश कर गया, पूरा पंप हुआ, पंप होने के बाद पूरा का पूरा जो डोज कॉइन है वो डंप हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ जब मार्केट के अंदर होती है ना, तो लोगों का थोड़ा ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि यार ये तो इस तरीके से स्पेकुलेशन कर रहे हैं, इस तरीके से मार्केट को हिला दे रहे हैं। जब ऐसे लोग दो, एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन जब आपस में मिल के गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लगे, पब्लिक को कंट्रोल करने लगे, अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाने लगे, है ना, और सिग्निफिकेंट चेंजेस करने लगे पॉलिसीज में, और ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट को एक बिजनेसमैन चला रहा है, जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वहाँ के लोग इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के अंदर ऐसी इंटरफेरेंस होती है तो
लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसके अगेंस्ट में लोगों ने कई सारे प्रोटेस्ट भी किए, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। सो एलन मस्क के खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट भी यूएस के अंदर चल रहे हैं। पहला हैंड ऑन मूवमेंट, ये 25 अप्रैल 2025 को चल रहा था। ये नेशन वाइड हुआ, मीन्स यूएस के अंदर हर जगह पर इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए। अब प्रोटेस्ट इसलिए हुए, वहाँ के कई सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मीन्स बहुत सारी पॉपुलेशन हर जगह पर इकट्ठा हुई थी। प्रोटेस्ट इसलिए हुए, खासकर जो डोज जो एजेंसी बनी हुई है इनकी, जिसके हेड एलन मस्क है, इन्होंने क्या किया कि कुछ सोशल सर्विसेज को कट डाउन कर दिया, हटा दिया, एंड जो सिविल राइट्स है उनका वॉलेशन किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर टेस्ला ब्रेकडाउन कैंपेन यहाँ पर चलाई जा रही है। टेस्ला ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि टेस्ला ब्रेकडाउन नाम से कैंपेन चल रही है, जहाँ पर टेस्ला के शोरूम वगैरह जो भी है उनको उनके खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, बंद करवाने की बात की जा रही है, क्योंकि इनका इंटरफेरेंस कई ज़्यादा बढ़ रहा है यूएस की पॉलिटिक्स के अंदर, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और जब लोगों को पसंद चीज़ें नहीं आती है तो लोग क्या करने लग जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। अब जब ऑन रूलिंग जो गवर्नमेंट है, जो अभी जीत के आई है, वो उसके अगेंस्ट में एकदम से प्रोटेस्ट होने लग जाए, उसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में एकदम से प्रोटेस्ट होने लग जाए, इसका मतलब ये दिखता है कि लोगों का ट्रस्ट अभी उस गवर्नमेंट पर नहीं हो रहा है। तो हो सकता है गवर्नमेंट भी कुछ टाइम पर कोलैप्स कर सकती है। तो इसका भी डर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से मार्केट्स के अंदर टेंशन है। इसी के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो बड़ी बड़ी कार की कंपनीज हैं, उन्होंने भी जो अपना एक्सपोर्ट है यूएस के अंदर उसको रोक दिया है, क्योंकि 25% का टैरिफ यहाँ पे इम्पोज किया गया है। खासकर जैगुआर लैंड रोवर, इन्होंने अपनी शिपमेंट अब जो यूएस में इनकी गाड़ियाँ बिकती थी उसको पॉज कर दिया है। तो अभी उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि 25% का टैरिफ इम्पोज किया। जब इतनी महंगी गाड़ियाँ हो जाएंगी, ऑलरेडी महंगी गाड़ियाँ हैं, और भी ज़्यादा उनको वहाँ पर महंगी में बिकेंगी, तो लोग खरीदेंगे, तो इनको एक्सपोर्ट में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसी के साथ यूरोपियन जो ऑटो मार्केट है उसका रिएक्शन भी देखो। जो यहाँ पर वॉक्सवैगन की जो गाड़ी आप चलाते हो, जो काफ़ी लोग ड्राइव करते हैं, गाड़ी लोगों को बहुत पसंद होती है, तो उन्होंने भी अपनी जो शिपमेंट है कहीं ना कहीं उनकी रोकने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि टैरिफ की वजह से जो शिपमेंट जो उनकी सप्लाई चेन है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है बीच में, उनको लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, क्योंकि हर जगह से गाड़ियाँ जो है ना एक कंट्री में नहीं बनती है, कहीं से पार्ट्स इंपोर्ट होता है, कहीं से कुछ इंपोर्ट होता है, कहीं से तो गाड़ियाँ इंपोर्ट होती है। इंडिया के अंदर आप बात करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी लग्जरी कार बाय करनी है, तो यहाँ पे जो अदर कंट्रीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल यूएस से अगर हम कोई मंगाते हैं, वहाँ पर अगर 1 करोड़ की गाड़ी है तो इंडिया के अंदर 2.5 करोड़ की पड़ जाती है, क्योंकि इंडिया भी वैसे ही टैरिफ इंपोज करता है। बट सेम टैरिफ अब यूएस लगाने लग गया है, तो उसकी वजह से जो भी कार मेकिंग कंपनीज हैं, इनको कई सारे लॉसेस फेस करने को बन रहा है, और इन्होंने भी अपनी जो शिपमेंट है पॉज कर दी है। तो इससे क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भी बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है। और इस टैरिफ वॉर की वजह से हम ही लॉस नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल लॉस नहीं कर रहा है। यूएस के अंदर 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, पैंडेमिक आया था, तो उस टाइम पे यूएस के अंदर जो लॉस हुआ था, यूएस के जो स्टॉक मार्केट को लॉस हुआ था, वो हुआ था $3.3 ट्रिलियन का। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों के अंदर ही S&P 500 के अगर मैं डाटा निकालूं तो ऑलमोस्ट यूएस इकोनॉमी को यहाँ पे 5 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। तो यूएस अपनी पॉलिसीज का नुकसान उसको खुद ही यहाँ पे झेलने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के अंदर काफी ज्यादा डर का माहौल है। ठीक है, और इतने बड़े जब फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, एकदम से इतने बुरी तरीके से मार्केट गिरता है, तो कहीं ना कहीं रिसेशन का खतरा लोगों में बढ़ता है, तो मार्केट में अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ तक तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, रीजंस भी बता दिए। अब कुछ प्रेडिक्शंस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारी प्रेडिक्शन नहीं, आपकी प्रेडिक्शन नहीं, प्रेडिक्शन उन लोगों की जो बड़े एनालिस्ट है, क्योंकि वो बहुत वाइड लेवल पर उससे मार्केट को रिसर्च करता है, उसी अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर डालते हैं। सो यहाँ पर जो भी मैं आपको एक्सपर्ट्स की ओपिनियन दे रहा हूँ, ये अप्रैल 6 के बाद की फ्रेश ओपिनियंस है। सबसे पहले जिम क्रैमर, ये इनकी वार्निंग आई है। इनका कहना है कि ब्लैक मंडे जैसा क्रैश आने वाले टाइम में हमको देखने को मिल सकता है। क्यों? ये कौन है पहले समझ। CNBC के फेमस होस्ट है जो कि जिम क्रैमर है। इनका कहना है कि ट्रंप ने अगर अपनी जो पॉलिसीज है वापस नहीं लिए, उनको नहीं डील किया सही से, तो मार्केट के अंदर ब्लैक मंडे जैसा क्रैश आ सकता है। ब्लैक मंडे का मतलब ये होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि 20-22% एक दिन का क्रैश मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ट्रंप ने बोला है वो सारे इंपोर्ट्स पर 10% का टैक्स लगाएंगे, खासकर चाइना, जापान, यूरोप, वियतनाम जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज पर दबा के टैक्स, इंपोर्ट टैक्स लगाने वाले हैं। अब क्रैमर कहते हैं कि अगर ये टैरिफ सही से हैंडल नहीं हुआ तो मार्केट और इकोनॉमी दोनों बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे गिर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी प्रेडिक्शन जो आई है, बिल एक्मैन जो कि एक बिलियनर इन्वेस्टर है, इनका कहना है कि अगर ये जो ट्रेड वॉर है ये आगे बढ़ता है, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, इकोनॉमिक फ्रीज हो सकती है, इकोनॉमी यहाँ पर हॉल्ट कर सकती है, रुक सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सजेस्ट किया जो ट्रंप है उनको एटलीस्ट 90 दिन तक शांत रहना चाहिए, चुप रहना पड़ेगा, ये टैरिफ पर बात ना करे, ताकि लोग इसको झेल पाए, सिचुएशन को हैंडल कर पाए और ये मामला जो है शांत हो सके, दब पाए। मीन्स यहाँ पर जो टेंशन लोगों के अंदर है वो थोड़ा कम हो पाए। और उनका ये है, उनके अकॉर्डिंग
अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो S&P 500 और बाकी जो इंडाइसेस हैं वो बियर मार्केट में चले जाएंगे, तो उनके अंदर बियर रन बहुत भयंकर तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तीसरी प्रेडिक्शन यहाँ पर आई है टॉस्टन स्लोक की, जो कि इन्होंने कहा है सिंपल सा ग्लोबल रिसेशन का खतरा है। ये कौन है? ये अपोलो के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। इनका कहना है कि अगर ट्रेड टेंशन ऐसे ही चलता रहा तो पूरी दुनिया में नया रिसेशन का खतरा बढ़ सकता है, पूरी दुनिया रिसेशन में जा सकती है, महंगाई बहुत बड़े लेवल पर जा सकती है। उनका बोलना है कि मार्केट गिरना से अभी शुरुआत है, ये जस्ट अभी स्टार्टिंग है, हो सकता है इससे आने वाले टाइम में इकोनॉमी भी क्रैश कर जाए। इवन यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के लिए भी प्रेडिक्शन दी गई है। अर्थर हेस जो कि बिटमैक्स के को फाउंडर है, इनका कहना है कि क्रिप्टो जो मार्केट है ऑलरेडी Q1 2025 में पीक टच कर चुका है। एक हाई लगाया था, बिटकॉइन ऑलमोस्ट $1,09,000 का हाई मार चुका था, इसके बाद करेक्शन आ सकता है, ठीक है। ये जनवरी में ही प्रेडिक्शन दे दिया था उन्होंने। उनके हिसाब से अप्रैल में जो यूएस के अंदर टैक्स पेमेंट होती है तो उससे क्या होता है, यूएस डॉलर में लिक्विडिटी आती है, यूएस डॉलर को यहाँ पर बेचा जाता है और बिटकॉइन और दूसरे कॉइन्स पे सेलिंग प्रेशर इससे बढ़ता है, ठीक है। वो वार्न करते हैं कि शॉर्ट टर्म में केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में एक डंप भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थे कई सारे रीजंस जिसकी वजह से अभी पूरा का पूरा मार्केट क्रैश कर रहा है और आज के दिन को हम ब्लैक मंडे यहाँ पर कह रहे हैं। अब ब्लैक मंडे से याद है, अभी अगर आप निफ्टी को देखोगे ना तो निफ्टी का जो इंडाइसेस है अभी करंटली 21,800 के आसपास का कुछ चल रहा है। अब ये जो मार्केट के अंदर यहाँ पर पंप आया है, काफ़ी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके थे, लेकिन मैं आपको अपनी एक प्रीवियस लास्ट वीक का जो मैंने आपको मार्केट एनालिसिस दिया था उसकी एक क्लिप दिखा देता हूँ। इस वीकली टाइम फ्रेम का ये जो लो वाला एरिया ब्रेक होता है, तो मे बी ये नेक्स्ट वीक में वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमको एक डाउन साइड का कुछ ऐसा कैंडल यहाँ पर बनाता हुआ दिखा सकता है। इस तरीके का कुछ डाउन साइड का कैंडल में भी यहाँ पर बनाता हुआ दिख सकता है और मैं चाहूँगा कि इस एरिया के आसपास से आ जाए। सो आपने यहाँ पर क्लिप पे देखा, मैं आपको स्ट्रेट बोला था कि जब मार्केट स्ट्रेट मोमेंटम देता है, खड़ा मोमेंटम देता है, तो मार्केट पड़ता भी ऐसी। मार्केट में कुछ इस तरीके का डाउनफॉल आपने को देखने को मिल सकता है। सो जब भी ट्रेड प्लान करो, जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करो, जब भी अपनी रिसर्च करो, किसी की प्रेडिक्शंस, किसी की बातों में आके किसी भी इन्फ्लुएंसर की ऐसा खरीद लो अब मार्केट चढ़ने वाला है, ये मत सुन के कभी मत क्या करो, क्योंकि आपका पैसा, आपकी मेहनत है, आपको अपने डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेनी चाहिए और आपको वहाँ पे एजुकेशन का बहुत रोल प्ले करना होता है और वहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस पर काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है। कभी भी जब मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के साथ होता है। जब कभी ऐसा खड़ा मार्केट आता है, चढ़ता हुआ मार्केट आता है, नॉन स्टॉप मार्केट आता है, ये लोगों को इन्वाइट करने के लिए होता है, ये लोगों को ललचाता है। और जब लोग लालच में सबसे ज़्यादा आते हैं तभी इतने बड़े बड़े डंप मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए निफ्टी अभी 22,000 का लेवल तोड़ चुका है। अब अगर ये तोड़ने के बाद यहीं पर सस्टेन करता है और थोड़ा सा और ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट के अंदर और बड़ा यहाँ पर क्रैश देखने को मिल सकता है। अब सवाल आता है कि भाई अब करे तो करे क्या, पोर्टफोलियो लाल है, लॉसेस चल रहे हैं, है ना। जितनी इन्वेस्टमेंट थी आपके, चाहे म्यूचुअल फंड रिसेंटली जिसने बनाया हुआ म्यूचुअल फंड, उनको तो लॉसेस ही चल रहे होंगे। जो प्रीवियस 2-3 सालों से म्यूचुअल फंड बना रहे तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में बैठे हो। जिन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप में पोजीशन बनाई वो भी लॉस में चल रहे होंगे, और जिन्होंने हाल ही का जो मैंने आपको बताया ना जो पंप मूव आया था उसमें जो पैसा भरा हुआ वो भी अभी फिलहाल के लॉस में चल रहे होंगे। देखो सिंपल से बात है कि यहाँ पर आपको पैनिक नहीं करना है। पैनिक करोगे तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपका व्यू लंबा है, लॉन्ग टर्म विजन है, तो आप अभी पैनिक पर सारा माल बेच दोगे ना तो फिर आपके लिए दिक्कत है। आपने अगर अच्छे स्टॉक्स पिक करके रखे, अच्छी रिसर्च करके रखी है, आपने फ्यूचर जो ग्रोइंग स्टॉक्स उनको पिक करके रखा है, तो आने वाले टाइम में आपको उनमें हो सकता है अच्छा प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आप एक क्रैश के अंदर सारा माल बेच दोगे तो फिर आप रिग्रेट करोगे जब मार्केट यहाँ से 30,000, 40,000, 50,000 निफ्टी जाएगा आने वाले 5-10 साल के अंदर, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है, इसको आपको समझना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अभी मार्केट ग्लोबल टेंशन है, डेली कुछ ना कुछ आ रहा है, डेली ट्रंप कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, डेली यूएस में कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेंशन बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपको अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। बाय द डिप तो आता ही है ना, और वो आपको आना चाहिए कि अगर जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में एक स्मार्ट इन्वेस्टर पता है कौन होता है? वो होता है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो अपना पैसा डालता है। लेकिन जो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग नए नए मार्केट में आते हैं, वो क्या करते हैं ना, जब मार्केट में बड़ा पंप आ रहा होता है तब मार्केट में पैसा डाल होता है। जब मार्केट में ऑलरेडी पंप आ चुका होता है फिर क्या होता है, वो टॉप पर बाय कर लेते हैं, मार्केट वहाँ से क्रैश कर जाता है, उनको लॉस होता है। लेकिन जो एक रियल इन्वेस्टर होता है उसका गोल हमेशा 2 साल 5 साल का होता है। तो जब भी डिप आते हैं, जब भी करेक्शन में मिलता है, जब भी डिस्काउंट में मिलता है, वो माल दबा के बढ़ता है। सेम अगर आपको मार्केट में कोई चीज़ डिस्काउंट में मिली है, आप दौड़ दौड़ के उस स्टोर में जाके माल खरीदते हो। लेकिन अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में चीज़ें डिस्काउंट में मिल रही है, आप उसको कभी नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि जितना बड़ा है वो भी बेच दो। तो ये माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट पर काम करो। आपका अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो आपको स्टॉप लॉस लेना आना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप वहाँ पे एवरेजिंग कर दो। अगर आपका स्टॉप लॉस प्लान्ड था कि मैंने ये स्विंग, इस स्टॉक का ये स्विंग मैंने इस पर्पज से उठाया है, इस प्राइस के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर उसके नीचे आ चुका है, आपका काम है कट डाउन करो। फ्यूचर की उम्मीद लेके
होप लेके गलत स्टॉक को लेके मत बैठना और ना ही उसमें ऐसा कुछ एवरेजिंग कर देना, ठीक है। डाइवर्सिफाई करके रखो, एक ही एसेट पे पैसा मत डालो, गोल्ड पर डाल सकते हो, स्टॉक्स में आपके पास होना चाहिए, क्रिप्टोस में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कुछ हार्ड इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए कि यार आपने कोई प्रोडक्ट खरीद के रखा है, फॉर एग्जांपल कोई गोल्ड की चेन या कुछ ना कुछ खरीद के रखा, वो आपके पास पड़ा होना चाहिए। वैसे भी गोल्ड भी अभी काफ़ी अच्छा क्रैश किया हुआ है, तो वो गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। इसी के साथ आप प्रॉपर्टीज़ में, कई और जगह पर, कई अदर बिजनेस में भी पैसा डाल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के भरोसे या इक्विटी के भरोसे कभी मत बैठो, क्योंकि डाइवर्सिफाई करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एजुकेट योरसेल्फ। आपको एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। किसी की सुन के, किसी की समझ के या मेरी बात सुन के भी आपको किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसीजन और एक मैच्योरिटी के साथ डिसीजन ऐसे टाइम पे लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट बहुत अच्छे स्टेज पे और बहुत अच्छे करेक्शन पे दिख रहा है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में चाहे आप प्रीवियस रिकॉर्ड निकाल लो, 2020 का क्रैश निकाल लो, 2008 का निकाल लो, 1992 निकाल लो, कोई सा भी क्रैश निकालो, मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश किए हुए हैं। तो ऐसे में पैनिक करने का जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू करके चलो, रिस्क मैनेजमेंट रखो, डाइवर्सिफाई करके चलो और अपनी इन्वेस्टमेंट पर भरोसा रखो और इसी के साथ अपने आप को एजुकेट भी करो और अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर बनाए रखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ने एट द एंड जाना तो ऊपर ही है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको ट्रेड करना है, आप क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो। जिसको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस चाहिए, जस्ट गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। जिसका अकाउंट ओपन नहीं है वो डायरेक्ट वीआईपी कम्युनिटी का एक्सेस खुद जाके ले सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो आपको क्या क्या डाउट है और आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा या अभी मार्केट और क्रैश करने वाला है। कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।